हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शोरान और आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा चैनल द जेनेसिस। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के। आज कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 जिसमें बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है, क्यों हुआ था, टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन को मैं बदल दूं तो क्या होगा, मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, ले चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन पे। और आज है सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर कि कोई वायर है वो कैसे काम करती है। तो पहले ड्रा कर लीजिएगा सर, ओ से ए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा सर, कोई गुंजाइश नहीं। सर थोड़ा सा स्ट्रेस की तरफ रखते हैं क्योंकि टीचर ने बताया था, हमें याद है, ऐसे ही करवाया था। बाकी कहीं कर सकते हो, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, उसके बाद ज्यादा हुआ एंड स्ट्रेस मैक्सिमम हुआ, उसके बाद आ तो अलग अलग फेज में जाता है कोई भी चीज। तो अब ओ से ए जो रीजन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हमें स्ट्रेट लाइन दिखने को मिल रही है। यानी इस रीजन में हुक्स लॉ ओबे है। हुक्स लॉ यही तो था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जो ए पॉइंट है इसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप भी निकाल सकते हो आप सर। स्लोप क्या होता है हमारा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या मैं कहूं वाई एल एक्सिस पे स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। इज इट क्लियर? उसके बाद बी पॉइंट तक चल दिए सर। ए पॉइंट तक तो क्या था, बॉडी बिल्कुल लीनियरली जितना स्ट्रेन बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा, हुक्सला ओबे कर रहा था। ए टू बी, या मैं कहूं ओ टू बी, ये पूरा का पूरा रीजन है ओ टू बी का। अगर करूं तो इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन का मतलब है कि बॉडी को आप छोड़ दोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे, बॉडी वापस यही स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। क्लियर है? बी पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। और यील्ड पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और ए पॉइंट के जो स्ट्रेस था उसको हमने बोला था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब मैं तो रुका नहीं बी पे भी, यील्ड पॉइंट पे भी। अब मैंने और स्ट्रेस लगा दिया। अब और स्ट्रेस लगा दिया डी तक। तो बी से जैसे ही मैंने आगे लगाया, यानी बी तक तो क्या था, अगर मैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेता वापस बॉडी ओ पे आके खत्म करती कहानी, यानी स्ट्रेन में नहीं रहता। लेकिन यहाँ ए से बी तक स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए टू बी अगर मैं कहूं कि क्या स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं सर। स्ट्रेस कम लगा रहे हो, स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ है, नहीं है। तो हुक्स लॉ भी ओबे नहीं होगा। नेक्स्ट रीजन आता है बी टू डी, बी से डी तक। सर यहाँ पे बिल्कुल पर इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन ध्यान रखना, इलास्टिक रीजन क्या था, प्लास्टिक रीजन क्या था। यानी अब बॉडी को कहीं पे भी छोड़ दीजिए, बॉडी वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आ पाएगी, यानी उसका स्ट्रेन जीरो नहीं हो पाएगा। मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं सी बीच में, कोई भी। अगर सी तक खींचा मैंने, तो यानी प्लास्टिक रीजन तक खींचा आपने, तो यहां तक अब बॉडी आपकी परमानेंट डिफॉर्म हो चुकी है, रीगेन तो नहीं करेगी। अब कहीं पे भी कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए वो ओ डैश, यानी यहाँ पे बॉडी थी, यहाँ इतना स्ट्रेस, अब स्ट्रेस आपने छोड़ दिया तो बॉडी वापस कम होगी, लेकिन यह वो यहाँ ओ डैश तक ही पहुंच पाएगी, वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आ पाएगी। यानी बी टू डी है वो प्लास्टिक रीजन आ जाता है। अब बी से डी में अगर आपने स्ट्रेस स्मॉल भी लगाया, स्मॉल स्ट्रेस, और वैसे देख भी रहो सर, बी से डी स्ट्रेस तो इतना ही चेंज हुआ ना, लेकिन स्ट्रेन देखो पूरा का पूरा। तो बी टू डी स्मॉल स्ट्रेस प्रोड्यूस लार्ज स्ट्रेन, लार्ज स्ट्रेन। अब कोई इलास्टिसिटी नहीं, अब नो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बेचारी खत्म हो गई। डी है ये मैक्सिमम स्ट्रेस, डी पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, या ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, जो अभी पढ़ा था आपने। और डी पॉइंट है, डी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट।
अब क्या होगा सर, मैं तो अभी भी नहीं रुक रहा हूँ सर। आप डी से जब आ जाओगे ना, तो डी के बाद अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब लिक्विड फ्लो करने लगेगा लाइक लिक्विड। अब वायर है वो लिक्विड की तरह बढ़ने लगेगी, ठीक है, वो पतली होने लगेगी। डी के बाद जैसे ही है आपने डी तक पहुंच गए, बस बात खत्म हो जाएगी। वायर है वो आपकी थिन होने लगेगी और लंबी खिंचती जाएगी अपने आप ही, ठीक है, अपने आप ही। और ई पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं रप्चर पॉइंट, यहाँ पे आके टूट जाएगी। अब आप सोचो ना, डी तक पहुंच दिया अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेस, अब मैं हटा दूं, नहीं सर, यहाँ पे वायर ऑटोमेटिक थिन होने लगी है सर। थिन होते क्या है, अपने आप ही वो वायर पतली होती 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 चली जाएगी। और सी पॉइंट से जो डिस्टेंस आई थी जहां तक वापस नहीं आ रहा था, इसको बोलते हैं हम परमानेंट स्ट्रेन। इतना स्ट्रेन बचेगा ही बचेगा। तो ये कुछ रीजंस थे। इज इट क्लियर? ओके। अब इसी हिसाब से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में तीन टाइप के मटेरियल से बात करते हैं हम। पहला है डक्टाइल। डक्टाइल वो होंगे जिनकी प्लास्टिक रेंज काफी बड़ी होगी, प्लास्टिक रेंज लार्ज। जैसे उनको खींचो तो बना सकते हैं सर कॉपर, गोल्ड, और इसी प्लास्टिक रेंज के कारण मैलिएबल या डक्टाइल होते हैं। ये इसका भी एग्जाम्पल कि इनकी इलास्टिक लिमिट है, वापस तो नहीं आ पाएंगे बी की तक, लेकिन इनका बी से डी का रीजन, बी से डी था ना हमारा प्लास्टिक रीजन, देखो बी से डी, ये काफी बड़ा होता है, इसलिए डक्टाइल है। ब्रिटल, ब्रिटल क्या होगा, जिसका वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन, वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन, जैसे ही इलास्टिक लिमिट खत्म हुई टूट जाना, ब्रेकिंग आ जाएगा। बी और डी होगा ही नहीं, बी और डी एक ही पॉइंट पे होगा। जैसे सर ग्लास, जहां तक दबाओगे वापस आ जाएगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबा दिया, लिमिट से बाहर जाते ही टूट जाएगा, ब्रेक। ऐसे ही क्वार्ट्ज परफेक्टली इलास्टिक था ना, उसके साथ भी यही होगा सर। इन दोनों के अलावा एक और मटेरियल आता है इलास्टोमर्स। सर इसमें प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है, नो प्लास्टिक रीजन, इसको पता ही नहीं प्लास्टिक रीजन क्या है। उसमें थोड़ा बहुत तो है, इसमें है ही नहीं। उनमें 0.1% तो है, 1% तो है मैं कहूँ एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन इलास्टोमर्स में कोई प्लास्टिक रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली हैव इलास्टिक रीजन, ओनली हैव इलास्टिक रीजन। और इनका स्ट्रेस स्ट्रेन करो देखो, तो वो भी वैसा नहीं है, कर्व्ड होता सर, ये लीजिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हुक्स लॉ कहीं वैलिड ही नहीं होता। इस टाइप के मटेरियल के लिए हुक्स लॉ, इलास्टोमर्स के लिए कोई हुक्स लॉ किस टाइप के मटेरियल के लिए वैलिड नहीं होता, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड किसके लिए, इलास्टोमर्स के लिए। जैसे एग्जांपल दो इसका, सर रबड़, या फिर कहूं ओर्टा, ओर्टा। अरे अर्टा जहां से हर्ट है, उसे बॉडी पार्ट्स में ब्लड पंप करते हो आप, तो इलास्टिक तो बहुत है, लेकिन जैसे इलास्टिक खत्म हो जाएगा प्लास्टिक तो है ही, वहीं पे टूट जाएगी। अब हमने देखा स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस के लोग ले रहे हैं, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस के लोग ले रहे हैं। लेकिन कई बार घुमा फिरा के भी दे दिया जाता है क्वेश्चन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया कि कौन से करेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन कैन बी करेक्ट। दो आए, पहला पी की क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो देखिए सर क्यू है यहां तक तो स्ट्रेट लाइन है, ये तुम्हारा हो गया ए पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये इसका बी पॉइंट होगा और ये इसका कहीं बी पॉइंट होगा, मुझे तो नहीं पता। ये इसका ई पॉइंट है, ओके सर, और यहाँ कहीं डी पॉइंट होगा, भाई थोड़ा बहुत नीचे आया है। अभी इसको थोड़ा सा ना रोटेट करके देखिए आप ग्राफ को, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा क्या था, स्ट्रेस, स्ट्रेस था ये वाई एक्सिस पे लेते थे, स्ट्रेन को ऐसे पढ़ते थे ना उल्टा। लेकिन एनसीईआरटी ने देखा कि कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, जेई तो आपके कॉन्सेप्ट ही चेक करता है ना। तो पहले पी हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या बात सही है सर? टेंसाइल क्या मतलब, इसको खींच ज्यादा सकता हूं मैं पी को, हाँ सर। देखो क्यू है, क्यू को तो आपने जैसे इलास्टिक लिमिट से बाहर खींचा टूट गया, प्लास्टिक रीजन था ही नहीं, ये तो एक टाइप से इलास्टोमर्स हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है सर, ए इज करेक्ट, बिल्कुल। बी, पी है वो ज्यादा डक्टाइल है। अब क्या हो सर, जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा, बी से डी देखिए आप जरा, प्लास्टिक रीजन ज्यादा तो डक्टाइल भी ज्यादा होगा, तो बी भी आपका करेक्ट है। क्या पी ब्रिटल है, नहीं सर, पी अगर डक्टाइल है तो पी ब्रिटल है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ क्यों ब्रिटल है, क्यों का प्लास्टिक रीजन नहीं है।
क्या इलास्टोमर है? क्यों? नहीं सर, इलास्टोमर का ऐसा ग्राफ नहीं होता था। ध्यान दीजिएगा। यंग्स मॉडुलस पी का ज्यादा होगा क्या उसे? ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, किसी पॉइंट पे देख लेता हूँ। सर क्यू का स्ट्रेस इतना पैदा करने के लिए, इतने स्ट्रेस ने इतना स्ट्रेन दिया, और पी में सेम स्ट्रेस ने स्ट्रेन ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा कौन खींचा? सर ज्यादा तो क्या हुआ? पी खींच गया। यानी पी के केस में स्ट्रेस कम लगाते हो और स्ट्रेन ज्यादा मिलता है, ऐसे है ना? देखिए ग्राफ से, पी के केस में स्ट्रेस कम लगाया, स्ट्रेन ज्यादा मिल गया पूरा का पूरा। तो नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी, ऊपर वाली छोटी, तो इसका यंग्स मॉडुलस तो होगा कम, लेस। क्यू के केस में सर स्ट्रेस लगाया आपने सेम, लेकिन कम स्ट्रेन मिला। स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, तो सर यंग्स मॉडुलस लीजिए, स्ट्रेन कम तो यंग्स मॉडुलस ज्यादा, तो क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस से ज्यादा होगा सर। तो उल्टा सर, ये गलत हुआ। क्यू का ज्यादा होता है यंग्स मॉडुलस से पी से। यंग्स मॉडुलस का मतलब कितना, थोड़ा सा हार्डली मैं खींच सकता हूँ, कितना मुझे स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? पहला टेम्परेचर। सर टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर तो इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? याद है वो स्प्रिंग और मॉलिक्यूल वाला सिस्टम, उसमें अपने आप पार्टिकल से वाइब्रेशन में आ जाएंगे सर, तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। लगभग सभी मटेरियल में ऐसा होता है, सिर्फ एक मटेरियल को छोड़ दिया, एक्सेप्शनल केस है वो इनवार। इनवार एक अलॉय है जो निकल और आयरन का अलॉय है। निकल लगभग इसमें देते हैं हम 64% और आयरन है 36%। इनको मिला के इनवार बनाया जाता है, और इनवार पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। इनवार की इलास्टिसिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा सर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी जिस टाइप की डालोगे उसी टाइप का इफेक्ट आएगा। आपने ज्यादा इलास्टिक अगर डाल दी इम्प्योरिटी, तो ज्यादा इलास्टिक मटेरियल हो जाएगा, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। और लेस इलास्टिक डाल दिया आपने तो इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एनिलिंग। एनिलिंग होता क्या है सर? लगातार किसी चीज को मैं हीट करूं और कूल करूं, हीटिंग एंड कूलिंग ग्रेजुअली, तो उसको बोलते हैं एनिलिंग। एनिलिंग से क्या होगा? सर जब आप हीट करोगे और कूल करोगे तो क्रिस्टल्स हैं वो आपस में जुड़ते जाएंगे, और उनके दाने से बन जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे सर। दाने से बड़े हो जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी तो इलास्टिसिटी कम होगी। तो सर एनिलिंग में इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी एनिलिंग से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी होगी सर। हैमरिंग। अब आप मॉलिक्यूल को वापस से पाउडर फॉर्म में तोड़ रहे हो, तो साइज छोटी तो इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा।